तो आपको पे करना ही पड़ेगा बच्चों, इवन तो देयर वाज नो रियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड दैट अदर पार्टी। इज दैट ओके स्टूडेंट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 70 क्या कहता है? इन टर्म ऑफ सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट, where person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, not intending to do so gratuitously, and such other person, this line is very, very important, and such other person enjoys the benefit thereof, pizza खा गए, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter मतलब जिसने enjoy किया, is bound to pay compensation to the former मतलब जिसने डिलीवर किया, in respect of or to restore the thing so done or delivered। एंड आई थिंक पिज्जा एग्जाम्पल लिख के रखो, पिज्जा एग्जाम्पल आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा। यानी बच्चों सेक्शन 70 में 3 पॉइंट्स आपके सामने आते हैं, देखो 3 सामने आते हैं बच्चों। यहाँ पिज्जा मैन को अगर पैसा चाहिए तो उसे 3 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। जिसने आपको पिज्जा सप्लाई किया, जिसे आप खा गए, उसे आपसे पैसे लेने के लिए 3 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी बच्चों। कौन सी 3 चीजें प्रूव करेगा वो पिज्जा मैन? इट थस फॉलोज दैट फॉर सूट टू सक्सीड, पिज्जा मैन को अगर केस जीतना है, मतलब उसको जॉब से निकाला एंड बाद में वापस जॉब पे रखना पड़ा क्योंकि कोर्ट ने कहा। क्या हुआ, समझा बच्चों? एग्जाम्पल सबको समझा कि शैल आई रीड एक्सप्लेन इट? ओके बच्चों सुनो, एक के नाम का व्यक्ति था जिसका एक्चुअली नाम श्यामलाल है, पर यहाँ के लिखा है। गवर्नमेंट सर्वेंट था बच्चों, वो रिटायर हो गया। गवर्नमेंट ने कुछ कारणों की वजह से उसको रिटायर कर दिया, घर पे बैठो अभी तुम रिटायर। लेकिन बच्चों उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने क्या किया, एक रिट पिटीशन फाइल किया कोर्ट में अगेंस्ट गवर्नमेंट, एंड कहा कि गवर्नमेंट ने मुझे जबरदस्ती रिटायर करा दिया, जो कि गलत है, एंड मेरी इस रिटायरमेंट पर रोक लगनी चाहिए, इंजंक्शन आना चाहिए। तो बच्चों कोर्ट ने उसका रिट पिटीशन दाखिल किया एंड कोर्ट ने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि उसे वापस जॉब पे रखा जाए। बरोबर है? तो बच्चों कोर्ट का रिस्पेक्ट करते हुए गवर्नमेंट ने के नाम के व्यक्ति को, जिसे उन्होंने कंपलसरी रिटायर किया था, उसे जॉब पे रख लिया। लेकिन उसको कोई काम नहीं दिया बच्चों, ध्यान दो। वो रोज जाता था ऑफिस, बैठता था 8 घंटे, चला आता था, उसे कोई काम नहीं दिया, लेकिन सैलरी दिया देते थे उसको। ही वॉज नॉट गिवन एनी वर्क, बट गवर्नमेंट वॉज पेइंग सैलरी फ्रॉम टाइम टू हिम। एंड इसी दौरान बच्चों गवर्नमेंट ने क्या किया, अपील फाइल किया। अपील समझते हो ना? कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसका अगेंस्ट हम जा सकते हैं बाय फाइलिंग, क्या बोलो, अपील। तो हमने अपील फाइल किया हायर कोर्ट में। बच्चों जब गवर्नमेंट ने अपील फाइल किया एंड जब अपील का बच्चों पूरा जजमेंट आया, तो यहाँ केस कौन जीत गया? गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने जिस एम्प्लॉय को कंपलसरी रिटायर किया था वो सही था, यानी गवर्नमेंट केस जीत गया। एंड बच्चों जब गवर्नमेंट केस जीत गया, तो आपको लगता नहीं के को जो फुकट की सैलरी मिली है वो उसको वापस कर देनी चाहिए? हेलो, बिना काम किए उसको जो फुकट की सैलरी मिली है, आपको लगता नहीं उसको वापस कर देना चाहिए?
बच्चों हुआ भी वही, के को डायरेक्शन दिया गया कि टू रिटर्न द सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रीइंस्टेटमेंट। बच्चे एक और सिंपल सा एंड छोटा सा एग्जांपल। ए ट्रेड्समैन, पहले भी पढ़ा हुआ है बच्चों मैंने, आई कैन रिमेम्बर दिस। ए ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक। ए ने गलती से अपना सामान बी के घर पे छोड़ दिया। बी ने वो गुड्स को अपना समझ के खा गया। तो बच्चों आपको लगता नहीं बी को उसका गुड्स का पैसा देना पड़ेगा ए को? हेलो। हम्म, बराबर है। चलो ये सिंपल था एकदम, पिज्जा वाला जैसा ही था। बच्चों डी पॉइंट याद है, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। बहुत बच्चे, जब मैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल्स पूछता हूँ तो बहुत बच्चे ये एग्जाम्पल मुझे पहले देते हैं। बहुत बच्चों को ऑलरेडी ये फंडा क्लियर होगा, बिकॉज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों। बच्चों मुझे ये बताओ, राह चलते आप जा रहे हो, रास्ते में आपको कोई सामान मिल गया, किसी का गिरा हुआ सामान मिल गया, तो बच्चों आप क्या करते हो सामान का? आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है क्या कि ये सामान जो भी मुझे मिला है, मैं ये सामान का जो असली मालिक है, ट्रू ओनर है, उसे ढूंढने की कोशिश करूं एंड वो ढूंढ कर उसे वापस कर दूं? ये अपने आप आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि नहीं? तो बच्चे ये ऑब्लिगेशन आना ही एक प्रकार का क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया आपके एंड उस व्यक्ति के बीच में जिसको आप पहचानते भी नहीं, जिसका गुड्स पड़ा है यहाँ। बट अचानक, सिंस यू हैव फाउंड द गुड्स, आपको गुड्स मिला है, आपके कंट्रोल में आ गया गुड्स, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? आप वो गुड्स को ले जाओगे घर पे, संभाल के रखोगे, जैसे अपने गुड्स आप संभाल के रखते हो, केयरलेसनेस नहीं दिखाओगे, एंड सबसे बड़ी बात उसे यूज नहीं करोगे। उसे तब तक संभाल के रखोगे जब तक उसका असली मालिक नहीं मिल जाता। उसे ढूंढने की कोशिश करोगे एंड ढूंढ कर वो सामान उसको वापस दे दोगे। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर अचानक आ गई। एंड बच्चों इसका एक ही कारण है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके। बच्चों आपकी भूमिका जो है इस केस में बेली की हो जाती है। बेली सुना है ना, बेलर बेली। हाँ अभिशंकर, यू आर राइट। अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना है, बराबर है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ना नहीं है, झंझट में, तो आप ले जाके इसे पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, मैटर खत्म। बट एजम्पशन करो, इफ यू आर नॉट गिविंग इट टू पुलिस, देन व्हाट विल हैपन? तो नाउ इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक utmost केयर ऑफ दिस गुड्स एज मैन ऑफ प्रूडेंस डज। आप कैसा अपना सामान को संभाल के रखते हो, वैसा उसका भी सामान संभाल के रखो, एंड असली मालिक को ढूंढने की ट्राई करो, एंड ट्राई करके ढूंढ के उसको दे दो सामान। बरोबर है। हाँ आपने बहुत ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा है, वो अलग बात हो जाएगी कि नाउ यू कैन यूज दोज गुड्स because you have taken utmost care to find out that person, but that person is not traceable. In that scenario, आप पॉसिबिलिटी है कि आप वो गुड्स यूज करें, है कि नहीं बच्चों? पॉसिबिलिटी है। पुलिस स्टेशन नहीं जाना है किसी को, पुलिस स्टेशन के झंझट में नहीं पड़ना है। नहीं मालूम पड़ा पुलिस स्टेशन हमको ही 10 प्रश्न पूछ रहा है, वो तो डरते हैं ना। तो बच्चे जब डरते हैं तो बेटर नॉट टू गो। ओके। तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बच्चों आपको याद है बेलर बेली बेलमेंट, कुछ पढ़ाया था मैंने, बेलर बेली बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बच्चे यहाँ पर जो पर्सन होता है ना, फाइंडर ऑफ गुड्स, पर्सन जो फाइंडर ऑफ गुड्स है बच्चों, इसका रोल एज गुड एज बेली का होता है। बेली मतलब वेयर हाउस कीपर का कैसा रोल होता है? किसी और का सामान वो अपने वेयर हाउस में रखता है, संभाल के रखता है, एंड जब सामने वाला मांगता है तो वापस दे देता है। वही रोल आपका है। यानी पहली बात तो जो आपको सामान मिला है, पहली बात तो वो आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सामान को संभाल कर रखना पड़ेगा। उसे अपने यूज के लिए यूज नहीं करना है, एंड जब उसका मालिक मिल जाए तो उसे वापस देना है।
ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, यानी तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आती है आपको। यस, सेक्शन 40 148 था क्या? यस, कैन यू रिमेम्बर अभिशंकर दैट? वी हैव डिस्कस दैट, ओके। यस, ओके। तो बच्चों, shall I read it now? I think concept is already clear. Previously also I have discussed. पहले ही कहा था कि रिवीजन होगा मैक्सिमम यहाँ। क्या लिखा है देखो, a person who finds goods belonging to another and takes them into his custody. अभिशंकर ने डाउट पूछा था, सर पुलिस स्टेशन दे दिया तो अलग मैटर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, पुलिस स्टेशन नहीं दे रहा, ही टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, मतलब अपने पास ही रख रहा है वो। अगर अपने पास रख रहा है बच्चों, तो समझ लेने का आपका कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो चुका है। इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वेर बेली। ऐसे व्यक्ति की बच्चों वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसी एक बेली की होती है, जैसे एक वेयर हाउस कीपर की होती है। बच्चों वही रोल उसका भी होगा। क्या दिखा है देखो, एक केस स्टडी है इन होलिंस वर्सेस हाउलर केस, जो भी लिखा है। क्या हुआ है बच्चों देखो, H picked up a diamond on the floor of F's shop. H picked up a diamond on the floor of F's shop and handed over the same to F to keep till owner was found. In spite of best efforts, the true owner could not be traced. After the lapse of some weeks, H tendered to F the lawful expenses incurred by him and requested to return the diamond to him. F refused to do so, held F must return the diamond to H as he was entitled to return the goods found against everybody except true owner. बच्चे एक अलग ही एंगल, एक काम करो, मैंने पढ़ तो लिया, आपको जरा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सीरियसली 5 लाइन वापस पढ़ो एंड जरा समझो ये केस क्या कहना चाहता है आपसे, ये केस स्टडी बोल क्या रहा है आपसे, जरा समझने की कोशिश करो। केस स्टडी क्या कहना चाहता है? बच्चों फर्स्ट गिव मी द आंसर, हु इज द फाइंडर ऑफ गुड्स इन दिस एग्जांपल? Who was the finder of goods? Of course H. And बच्चों H has right to retain those goods with him except true owner, यानी जब असली मालिक आएगा तो ही उसे देने का है, तब तक वो सामान अपने पास ही रख सकता है, ये उसका राइट है। बरोबर है, क्योंकि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रू ओनर को ढूंढे एंड उसको वो सामान दे। यहाँ क्या हुआ, कुछ समझ में आ गया ना? पढ़ाई के लिए मिला मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट क्या हुआ, कुछ तैयारी का समझ में आ साथी। गया ना? मिला था डायमंड एच को, लेकिन डायमंड एच ने किसको दे दिया? किसको दे दिया एच ने? एफ को दे दिया, दुकान वाले को, एंड कहा देखो जब इसका ट्रू ओनर ढूंढते हुए यहां तक आ जाए आपके दुकान तक, तो ये उसको दे देना तुम।
है कि नहीं? मैं मेरे घर पे क्या लेके जाऊं? तुम्हारे शॉप में गिरा हुआ सामान है किसी कस्टमर का, वो तुमसे ढूंढ मांगते हुए आया तो उसको दे देना, ये मैटर खत्म। बरोबर है? तो बच्चों शॉप वाले ने वो डायमंड अपने पास रख लिया, काफी एफर्ट्स किए गए, दुकान वाले ने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले ट्रू ओनर को ढूंढने की, लेकिन ट्रू ओनर मिला नहीं। उसके बाद जो कुछ हफ्तों बाद जिसको डायमंड मिला था कि नहीं, फाइंडर ऑफ गुड्स एच, वो दुकान वाले के पास आया एंड उसने एफ को क्या कहा कि इतना दिन से तुमने जो डायमंड संभाल के रखा एंड ट्रू ओनर ढूंढने की कोशिश की, उसका जितना भी लॉफुल एक्सपेंस है मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। तुम अपना सारा खर्चा जो भी तुमको इनकर हुआ है वो ले लो एंड डायमंड मुझे दे दो। डायमंड आप मेरे पोजीशन में दे दो क्योंकि मुझे मिला था वो। अब बताओ दुकान वाले को वो डायमंड दे देना चाहिए कि अपने पास ही रखना चाहिए? एच को दे देना चाहिए कि अपने पास रखना चाहिए? क्या लगता है बच्चों? दे देना चाहिए ना? बच्चों दे देना इसलिए चाहिए क्योंकि पहली बात तो एफ वॉज नॉट द फाइंडर ऑफ गुड्स। दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। एफ वॉज नॉट फाइंडर ऑफ द गुड्स, एच वॉज द फाइंडर ऑफ द गुड्स। तो एच को वो पूरा हक है कि वो सामान अपने पास रखे। बरोबर है? एंड जब ट्रू ओनर मिल जाए तो उसे दे दे। यहाँ एफ ने जो रिफ्यूज किया देने का वो गलत था। कोर्ट ने एफ को डायरेक्शन दिया कि वो डायमंड एफ तुम एच को दे दो, क्योंकि एच को वो राइट है रिटेन करने का जब तक उसको ट्रू ओनर नहीं मिलता है। एक अलग ही केस बच्चों बीच में आ गया। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखना। उसके बाद वाला भी एग्जाम्पल बच्चों उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो ना कैसे क्या लिखा है, लेट अस रीड। क्या लिखा है बच्चों? पी अ कस्टमर इन डी शॉप, पी एक कस्टमर है, वो डी के शॉप में गया, बरोबर है, एंड पुट डाउन अ ब्रोच ओन ऑनर कोट, कोट के ऊपर रहता है ना ब्रोच टाइप कपड़ा रहता है, एंड forgets to pick it up and one of the D's assistant finds it and puts it in a drawer over a weekend। बच्चों मैंने दो लाइन पढ़ा, पहले उसमें समझा आपको हु इज द फाइंडर ऑफ गुड्स। आगे का मत पढ़ो, पहले दो लाइन पढ़ो वीकेंड तक, एंड बताओ हु इज द फाइंडर ऑफ दिस गुड्स। डी। बच्चों मैं तो डी कहूंगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डी की है, असिस्टेंट को मिला ना, उसके दुकान के एक नौकर को मिला। तो दुकान वाले डी ने उसको क्या कहा कि ड्रॉअर में रख दे बाबा, इसका जो भी आएगा ओनर हम उसको दे देंगे। तो बच्चों इनडायरेक्टली डीज असिस्टेंट बोलो या डी बोलो एक ही बात है ना? हेलो? हाँ। तो बच्चों डी इज द फाइंडर ऑफ गुड्स एंड बच्चों डी ने उसको संभाल के रख दिया ड्रॉअर में, बरोबर है? लेकिन बच्चों हुआ क्या, मंडे को ड्रॉवर से वो कपड़ा गायब हो गया, ड्रॉवर से वो कपड़ा चोरी हो गया। यानी बच्चों क्या डी ने वो गुड्स संभाल के रखा अच्छे से? क्या फाइंडर ऑफ गुड्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की उसको संभाल कर रखने का? चोरी तो हो गया। तो आप बताओ जब रियल कस्टमर आएगा, रियल ओनर आएगा, तो बच्चों वो जब अपना ब्रोच मांगेगा एंड डी के पास वो देने का नहीं होगा, तो आपको लगता नहीं वो लेवल का कॉम्पनसेशन डी को देना पड़ेगा? यस, दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली। क्योंकि डी ने यहाँ पर बच्चों नेग्लिजेंस दिखाया। डी ने वो सामान का जितना केयर लेना चाहिए था, ऑर्डिनरी केयर जिसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी सेंस में, उतना नहीं लिया एंड डी के गलती की वजह से वो सामान चोरी हो गया।
अब जब ओनर आया, रियल ओनर मांगने, वो सामान डी के पास नहीं था, तो डी को क्या करना पड़ेगा, जितना भी सामने वाले का लॉस हुआ है वो देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। यानी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट पी एंड डी का कभी था ही नहीं, लेकिन फिर भी डी लायबल हुआ कि नहीं पे करने के लिए। डी ने झगड़ा किया क्या कस्टमर से, काय को भूल गए तुम लोग, काय को भूल गए इधर, अब भूल गए तो भूल जाओ, ऐसा बोलेगा क्या दुकान वाला? कस्टमर बोलेगा अरे भैया तुमको जब मिला तो संभाल कर रखना चाहिए था, तुमने संभाल के रखा भी तो नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ गलती फाइंडर ऑफ गुड्स की निकली, एंड जब गलती फाइंडर ऑफ गुड्स की निकली है तो बच्चों ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसे पे करना ही पड़ेगा पैसा। चलो, आई थिंक 4 important टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग, सबको समझ में आ रहा है? बराबर, मेन 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड बच्चों चौथा, सॉरी पांचवा, ये भी आपका रिवीजन है। मैं नहीं पढ़ूं, आपको पढ़ने के लिए दे दूं तो भी आप समझ में आ जाएगा आपको। क्या लिखा है देखो बच्चों, मनी पेड बाय मिस्टेक। बच्चों मान लो मुझे पैसे राहुल सर को देने थे, 10,000, बरोबर है, लेकिन वो पैसे मैंने गलती से राहुल सर को जो देने थे वो गलती से मैंने प्रशांत सर को दे दिए। तो बच्चों आपको लगता है प्रशांत सर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये पैसे मुझे वापस कर देने चाहिए? बिकॉज गिरीश हैज गिवन दैट मनी टू प्रशांत सर बाय मिस्टेक। एक्चुअली पैसा देना था राहुल सर को, बट गलती से प्रशांत सर को दे दिया मैंने। तो प्रशांत सर का ये ऑब्लिगेशन है कि उनको मिला हुआ पैसा गिरीश को वापस देना है, उनको मिला हुआ सामान गिरीश को वापस देना है, अंडर कोअर्शन मिला हुआ बेनिफिट वापस करना है। याद आया बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन? कोअर्शन वाले केस में बच्चों अगर आपने मेरा कंप्लेंट कर दिया तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो ही गया, लेकिन मेरे से मिला हुआ बेनिफिट क्या आप रख पाएंगे क्या? आपको बेनिफिट मुझे रिफंड करना पड़ेगा कि नहीं? याद आया बच्चों, पढ़ाया था मैंने प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। यस, तो बच्चों लास्ट पॉइंट वाई इज वेरी इजी। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 72, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन। आई होप यू रिमेंबर कोअर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, voidable contract। याद आया बच्चों? A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it। मैंने प्रशांत सर को गलती से पैसे डिलीवर कर दिए दिए मिस्टेक कर दिया, बाय मिस्टेक उनको पैसा दे दिया, तो उनका वो ऑब्लिगेशन है कि वो मुझे वापस रिपे करे, रिटर्न करे। ऐसा नहीं कि मैंने गलती से दे दिया वो उनका हो गया। Every kind of payment of money or delivery of goods for every type of mistake is recoverable। सीधी बात है बच्चों, गलती से कोई गुड्स मैंने डिलीवर कर दिया या मैंने गलती से कोई पैसा ज्यादा दे दिया तो उसे वापस लेने का मेरा भी राइट है। यस और नो? इट वाज अंडर मिस्टेक, इट वाज बाय मिस्टेक। बच्चों लास्ट एग्जांपल टू कंप्लीट दिस, ओके, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है देखो आपके सामने। A payment of municipal tax was made under mistaken belief or because of misunderstanding of the terms of lease can be recovered from municipal authorities। Do you agree with this? म्युनिसिपल अथॉरिटी को गलती से मैंने घर पट्टी ज्यादा दे दिया या मुझे नहीं पे करना था, किसी और को पे करना था, मैंने पे कर दिया गलती से, तो आपको लगता नहीं नगर पालिका को मेरा गलती से पे किया हुआ घर पट्टी मुझे वापस कर देना चाहिए? यस और नो? बच्चों एनीथिंग विच आई हैव डिलीवर्ड either money or goods under mistake, I have right to recover that। एंड ये जजमेंट बच्चों मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो आई थिंक दिस एग्जांपल इज आल्सो वेरी क्लियर। पर बच्चों म्युनिसिपल अथॉरिटीज को गलती से पे किया गया टैक्स आप उनसे वापस रिकवर कर सकते हो।
क्योंकि हमने गलती से उसको पे किया है। And जो भी गलती से पे करेंगे बच्चों वो रिकवरेबल है, हम उसे रिकवर कर सकते हैं। आगे, सिमिलरली एनी मनी पेड बाय कोअर्शन इज ऑल्सो रिकवरेबल, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। द वर्ड कोअर्शन इज नॉट नेसेसरली गवर्न बाय सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट, वो अलग है, ये अलग वो बोलना चाहते हैं। दिस वर्ड इज इंटरप्रेटेड टू मीन एंड इंक्लूड ऑपरेशन, ऑपरेशन बोलते हैं ना वो, एक्सटॉर्शन और सच अदर मीन्स। एक्सटॉर्शन मतलब समझ गया ना, हफ्ता, हफ्ता लेना। कोई मेरे से हफ्ता ले रहा है गुंडागर्दी करके, जबरदस्ती मेरा कॉलर पकड़ के मेरे से पैसा वसूल कर रहा है। बच्चा आपको लगता नहीं मेरे से वसूला गया पैसा मैं रिकवर कर सकता हूँ उसे बाय विद द हेल्प ऑफ कोर्ट? हेलो, मान लो एक गुंडे ने मेरा कॉलर पकड़ के मेरे से 10,000 जबरदस्ती ले लिए डोनेशन के तौर पर। तो बच्चों मेरे से लिया हुआ जबरदस्ती एक्सटॉर्शन मनी, मैं मेरे से लिया हुआ पैसा वापस रिकवर कर सकता हूँ बाय यूजिंग कोर्ट, है कि नहीं? कोर्ट की मदद से। ओके, तो बच्चों दैट वाज एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एंड लास्ट बच्चों आई कैन सी वन मोर एग्जांपल देयर। इन केस वेयर टी वाज ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इन ट्राम कार, जैसा लोकल ट्रेन होती है ना बच्चों मुंबई में, ऐसे कलकत्ता में ट्रैम कार होती है। ओके, पब्लिक व्हीकल। In case where T was traveling without ticket in a tram car and on checking he was asked to pay fine as penalty to compound transaction. To compound मतलब compromise, मतलब टीसी ने क्या बोला उसको कि तू, तेरे को मैं छोड़ देगा, 5 रुपया मुझे दे दे। मतलब उसका चालान नहीं कट कर रहा है वो उसका विदाउट टिकट जो है ना बच्चों, उस ट्रांजेक्शन को कंपाउंड कर रहा है। कंपाउंड यानी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो बच्चों टी ने क्या दिमाग चलाया, टी ने उसको 5 रुपए दे दिए। और बाद में टी ने जाके बच्चों उस पर केस कर दिया, ये बोलते हुए कि इन्होंने मेरे से जबरदस्ती पैसा लिया। ये, हाँ मैंने गलती की, उसका चालान न करके इन्होंने जबरदस्ती मेरे से पैसा मांगा, 5 रुपया। ब्राइब, ब्राइब समझते हैं ना, ब्राइब। एंड बच्चों कोर्ट ने ये डिसीजन उसके फेवर में दे दिया, यानी उसका पे किया 5 रुपया भी उसको मिला एंड वो टीसी को भी सजा हो गई। आपको समझा कि नहीं? टीसी अगर कायदे के अनुसार उसका चालान काटता कि देखो तुम विदाउट टिकट घूम रहे हो, तुम्हारा 10 रुपए चालान हो रहा है, तो बच्चों मैटर ही खत्म था। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ब्राइब ले रहा है, देखो। तो सामने वाले ने क्या केस कर दिया कि इसने मेरे से ब्राइब लिया, जबरदस्ती पैसा लिया, मेरा चालान न करके मेरे से जबरदस्ती पैसा लिया, इसलिए मेरा पैसा मेरा वापस दिलाया जाए। बच्चों लास्ट एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आई होप यू अंडरस्टैंड। लिखना है तो वहां लिख के रखो, पेनल्टी लिया लेकिन किस लिए? टू कंपाउंड ट्रांजैक्शन। कंपाउंड ट्रांजैक्शन मतलब कॉम्प्रोमाइज करने का। जा तेरे को छोड़ देता हूं, मेरे को 5 रुपए दे दे, इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। तो बच्चों ये गलत हो रहा है कि नहीं टीसी के एंगल से? जबरदस्ती पैसा ले रहे हो तुम एंड कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो सामने वाले ने क्या कर दिया, केस कर दिया जाके। ओके, चलो। हाँ, अभिशंकर क्या डाउट है? टीसी ने केस करे ना, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट किया था ना। हाँ तो केस करता ना वो, उसे पेनल्टी लेता, चालान करता, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करने लगा ना अभिशंकर। टीसी का गलती क्या हो गया कि उसको छोड़ने का उसने बात करने लगा। वो कंपाउंड ट्रांजैक्शन मतलब क्या, कॉम्प्रोमाइज करने लगा, ब्राइब लेने लगा उससे, यानी वो अपना फर्ज नहीं निभा रहा है जो निभाना चाहिए। कितना अच्छा सा केस बन सकता था टी के ऊपर, है कि नहीं? जबरदस्त फंस गया था टी, मस्त केस बना सकता था उसके ऊपर, वो केस कर सकता था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने लगा। क्या करेंगे? तो लास्ट में बच्चों, लास्ट में क्या लिखा है हमने, जो 5 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स पढ़े। इन ऑल द अबव केसेस द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अरोज विदाउट एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। सब के सब विदाउट एग्रीमेंट थे,
एंड सब के सब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में तब्दील होते हैं। अब बच्चों लास्ट में देखो 2 लाइन का ही है, आपको अंडरस्टैंड करना है डिफरेंस बिटवीन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रियल कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो भी समझ में आ जाएगा। चलो बताओ, क्या मेन कॉन्ट्रैक्ट में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं सेक्शन 10 के? हाँ, लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एब्सेंट रहते हैं सब। देर आर नो एसेंशियल एलिमेंट्स, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई ऑफर नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं। बच्चों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड बाय लॉ, आई होप यू एग्री विद दिस, and in main contract it is created by the consent of the parties. So very easy distinction, very easy distinction. Now bachcho we have only one type of contract to discuss, and that is contingent contract. Okay, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, टुडे आई स्टॉप हियर, 20 मिनट्स जल्दी छोड़ता हूँ आपको, थोड़ा बाहर जाना है मुझे। तो बच्चों टुमारो विल कंटिन्यू विथ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड अगर हो जाता है जल्दी तो आगे फिर कौन सा टॉपिक लेना है बच्चों उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा हमारा, लेकिन कल एक पूरा लेक्चर जाएगा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ओके, उसके बाद अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीए स्टूडेंट्स लोगों के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आगे के लेक्चर्स कैसे होंगे बच्चों मैं बता दूंगा आपको, बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ओके, सो टुडे आई स्टॉप हियर बच्चों, 20 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ आपको, बट टुडे आई स्टॉप, टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट ओके विथ एवरीवन? ओके ओके स्टूडेंट, कोई डाउट तो नहीं है आज के लेक्चर में? ओके स्टूडेंट, so let us meet tomorrow.